इस वक्त साफ दिखाई भी दे रहा है कि वो जहां बैठे हुए वहीं से। बट साहब, क्या आपत्ति जायज मानी जा सकती है विपक्ष की इस वक्त, क्योंकि अभी जो कहा जा रहा है आशीष नोटियाल साहब की ओर से, ये केवल अकेले नहीं है, विपक्ष के तमाम नेता ये बात कह रहे हैं कि 5 राज्यों के विधानसभा इलेक्शन पहले तय हो चुके थे, वोटिंग 3 राज्यों की हो चुकी है, 2 में अभी ड्यू है, उसी के बीच हाउस में बिल लेकर के आना महज एक राजनीतिक बू है इसमें। ये पार्लियामेंट से लेके सड़क तक ये आरोप लग रहा है। तो ये बताइए मुझे कि 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ, जिसे बीती रात लागू भी कर दिया गया, उसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। तो बिल तो पब्लिक डोमेन में पहले से है, तो क्या अलग तरह से इसकी मार्केटिंग होगी जिससे बेनिफिट मिल सकता है सत्ता पक्ष को? देखिए, बहुत सही सवाल आपने किया है। देश की आधी आबादी को पूरा प्रतिनिधित्व मिले लोकतंत्र में, उसके लिए समय समय पर आवाजें उठी हैं और हर पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है हम महिलाओं को राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए इनको जो है 33% आरक्षण देंगे। मगर बड़े दुर्भाग्य के साथ हमको ये कहना पड़ रहा है कि लोकसभा में महिला बिल को पास होने के बावजूद भी वो प्रतिनिधित्व नहीं मिला। 2023 में यह बिल पास हो चुका है। अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती तो निश्चित रूप से 33% आरक्षण उसी समय लागू हो चुका होता। मगर आज क्योंकि 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक जुलूस निकलना है, तो महिलाओं की आड़ में राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आज इन्होंने शगुफा छोड़ा है। देखिए योगेंद्र जी, लोकतंत्र के अंदर सबसे खूबसूरत बात यह है कि अगर इसमें लोकसभा में चर्चा हो जाती, जनसंख्या की जनगणना हो जाती, उसके बाद दोनों राज्यसभा लोकसभा में चर्चा के बाद यदि भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर आती, तो मैं मानता हूं कि कोई भी विपक्ष का नेता इस पर विरोध नहीं कर पाता और राजनीतिक रूप से नंगा हो जाता। और यह बिल अगर पास होता या गिरता तो उस पार्टी के लिए आने वाले समय में बहुत बड़ा खतरा होता। मगर बड़े दुख के साथ हमको ये कहना पड़ रहा है कि लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरीके से जानती है कि यदि विपक्ष के नेता इस पर चर्चा कराने की बात करेंगे तो सदन में ये चलेगा नहीं और भाजपा फिर इस बिल के बहाने सड़कों पे उतरेगी कि महिला विरोधी क्षेत्रीय दल, महिला विरोधी कांग्रेस, महिला विरोधी अन्य, इन लोगों के कारण ये बिल पास नहीं हुआ। इसके बाद ये राजनीतिक रोटी सेकने की बात करेंगे। हमारा ये कहना है कि उत्तराखंड क्रांति दल के नेता होने के नाते देश की आधी आबादी को 33% आरक्षण मिलना चाहिए। अब सवाल है, जब 23 में ये पास हो चुका था तो ये बिल अभी तक लागू क्यों नहीं हुआ? इस पर भारतीय जनता पार्टी के मुंह में दही जम जाएगी। और इस समय पर यदि सवाल खड़े हो रहे हैं तो उस सवाल खड़े करने के पीछे मुख्य बिंदु ये है, क्या भारतीय जनता पार्टी बताएगी कि इस समय पर बिना जनगणना के, बिना लोकसभा राज्यसभा में पुनः चर्चा कराकर आप यदि एकल बिल को पास करने की बात करोगे तो क्या ये राजनीतिक लाभ लेने की मंशा नहीं दिखती? लोकतंत्र में विपक्ष का काम होता है सत्ता के कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करना, मगर भारतीय जनता पार्टी राजनीति में इतनी निर्लज हो चुकी है कि वो बुरे से बुरे समय पर भी और अच्छे से अच्छे समय पर भी जनता को गुमराह करने के लिए केवल और केवल सत्ता का लाभ राजनीति के लिए कर रही है। यह दुर्भाग्य है। देश के अंदर महिलाओं को जो आरक्षण, महिलाओं को जो सुरक्षा मिलनी चाहिए, इस पर तो भारतीय जनता पार्टी बोलती नहीं। चाहे अंकिता की हत्या का मामला हो तो भाजपा के जो है नेता मिलते हैं उसमें अपराधी, तमाम बाबा से लेकर तमाम भाजपा के बड़े बड़े नेता महिलाओं के प्रति जिस तरह की उनकी मानसिकता है, इस पर भाजपा कुछ नहीं बोलती। मगर केवल 5 राज्यों में चुनाव को नजदीक देखते हुए, अपनी हार को देखते हुए महिला कार्ड खेल रहे हैं। इसका हम विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि देश के अंदर महिला बिल लागू हो, मगर भारतीय जनता पार्टी की जो टाइमिंग है और बिना जनगणना के जिस तरीके से इसको लाने की बात कर रहे हैं, इसका हम विरोध करते हैं। चलिए, मैं वापस आ रहा हूं। कमलेश जी, 2 चीज को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब 2023 में ये संशोधन बिल 106वें रूप में पास हो गए थे, 131वां संविधान संशोधन है जिसमें ये कहा गया था कि जनगणना का आधार 2026 का होगा, लेकिन अभी आधार इसे 2011 का बनाया जा रहा है। हालांकि आपकी पार्टी के लीडर्स इस पे अपने तर्क दे भी रहे हैं कि क्यों किया जा रहा है ये 2011 से इसे लागू, क्योंकि कहा जा रहा है कि 2034 तक चला जाएगा, इसके आंकड़े आने में समय लगेगा, फिर जातीय जनगणना, बहुत सारी चीजें हैं जिसका अधिसूचना भी एक दिन पहले जारी भी कर दी गई है। विपक्ष का यह कहना है कि टाइमिंग जो है इसकी, वो केवल और केवल एक राजनीतिक लाभ लेने के लिए, ताकि बंगाल और तमिलनाडु में राजनीतिक लाभ लिया जा सके, इस वजह से यह समय तय किया गया।
जी कमलेश जी अनम्यूट करिए मैम, म्यूट है आपके यहाँ से, म्यूट है, अनम्यूट करिए। अच्छा मेरी जी आवाज जी आ रही है? प्लीज, जी आ रही, प्लीज कंटिन्यू। बड़ा बड़ा दुर्भाग्य है, दो दो भाई यहाँ पर बैठे हैं और किस तरह से बिल का विरोध खुलेआम। भाई विरोध अब नहीं नहीं है, तो कब? एक मिनट विरोध साथी नहीं है, प्लीज। बिल का ये विरोध नहीं कर रहे, ये टाइम का विरोध कर रहे हैं, अब टाइम का नहीं तो विरोध कर रहे हैं। कब? अब नहीं तो कब? कांग्रेस ने 70 तेईस में साल इस क्यों देश नहीं? पर राज करा, क्यों नहीं आरंभ दिया भत्ता। कांग्रेस ने? 70 साल राज किया, क्यों नहीं दिया कांग्रेस ने? आपने जिला पंचायतों में दिया, यहाँ भी दे देते तो आज ये रोना ही नहीं होता, आज ये बात ही नहीं उठती। मातृशक्ति आदि आबादी अब तक बहुत ऊपर जा चुकी होती। खैर आज बिना बिल के भी हमारी मातृशक्ति बहुत ऊपर जा चुकी है, बहुत अलग अलग क्षेत्रों में उसने अपना लोहा मनवाने का काम किया है। लेकिन आज दुर्भाग्य है विपक्ष जिस तरीके से संसद भवन के अंदर मजाकिया अंदाज में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते जो बहुत गंभीरता उनके अंदर होनी चाहिए थी इस बिल को लेकर, इस बिल के ऊपर चर्चा को लेकर के किस तरीके से उन्होंने महिलाओं के बिल के ऊपर मजाक उड़ाने का काम किया, किस तरह से उन्होंने जो है SC/ST की तरफ को इसको मोड़ने का काम किया। 2011 अपनी माता श्री सोनिया गांधी जी के बयानों को शायद उन्होंने ढंग से सुना नहीं। 2011 में जब उन्होंने बिल पेश किया तो अखिलेश यादव जो वहां पर थे सपा के सांसद, उन्होंने विरोध करा और ये कहा कि ये इसमें जो है आरक्षण आना चाहिए SC/ST का। तो उस वक्त सोनिया गांधी जी ने क्या